हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक हमारा कौन सा है भैया? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। अब हम लोगों में जो न्यूट्रिशन होता है एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। क्या कहा भैया? कि हम लोगों में जो न्यूट्रिशन होता है ये एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू है। मतलब हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का इनटेक करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आता है? एक ऑर्गन सिस्टम होता है भैया, ये ऑर्गन सिस्टम। अब भैया ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, इतना याद रखोगे। ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है भैया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है। बात समझ में आया? मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भैया डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, दैट मीन्स यहां पर कई सारे क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे जो किसमें हेल्प करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे। बात समझ में आई? तो आओ देखो भैया, देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेन दो पार्ट होते हैं। क्या बोला हमने? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेन दो पार्ट होते हैं। बोलो भैया कौन कौन से हैं, नाम बताओ जरा। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या इन्हें ही बोला जाता है एसोसिएटेड ग्लैंड। या इन्हें ही बोला जाता है एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं? और एसेसरी ग्लैंड, कोई भी नाम लो आप। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब भैया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पहले ग्लैंड्स क्या होती हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्लैंड्स की। कि आखिर भैया ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ cells that secretes some chemicals are called gland। ठीक है, तो भैया ग्लैंड क्या होती है? सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स जो कुछ केमिकल सिक्रीट करें। सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट सम केमिकल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। भैया कुछ नाम बताएंगे क्या ग्लैंड के? जैसे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है भैया? सलाइवा। लिवर, पैनक्रियाज, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड,
ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसी कई सारी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होती हैं, ठीक है। तो भैया ग्लैंड क्या होती है, सेल्स होंगी या ग्रुप ऑफ सेल होंगी जो कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगी, जैसे भैया सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, क्या निकालती है, सलाइवा। लिवर क्या निकालता है, आपका बोल सकते हो बाइल जूस। पेनक्रियास का निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड जो है ये निकालती है हार्मोन। थायराइड ग्लैंड भी क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है, जैसे थायरॉक्सिन ये निकालती है और ये एड्रिनलिन, ये नेक्स्ट चैप्टर में। बात समझ में आया, ठीक। तो ग्लैंड समझ में आ गए, ग्लैंड्स क्या होती हैं, सेल या सेल के ग्रुप जो कुछ केमिकल सिक्रीट करें उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। इसका मतलब भैया यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगी। क्या सिक्रीट करेंगी, केमिकल सिक्रीट करेंगी। और उनका काम क्या होगा, हम पढ़ क्या रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होगा, फूड का डाइजेशन करना। बात समझ में आया। इसका मतलब है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो केमिकल्स निकालेंगी वो डाइजेशन में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। बात समझ में आया। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ठीक है। देखो जरा भैया कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सबसे पहली है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट है लीवर, पैनक्रियाज, इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है। अब भैया कौन कौन से केमिकल्स निकालती हैं वो भी देख लो। अभी सलाइवरी ग्लैंड जो है ये रिलीज करती है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, सलाइवा रिलीज होगा। लीवर से क्या रिलीज होगा भैया, बाइल जूस। लीवर से क्या रिलीज होगा, बाइल जूस। बोलते रहो मेरे साथ। इसके अलावा पैनक्रियास से क्या रिलीज होगा, बोलो जरा, पैनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है। तो देखो जरा, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा, लीवर से बाइल जूस, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस। बात समझ में आया। तो ये चार हमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। कौन कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज और गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, चलो तो इतना हो गया किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल। किसके बारे में भैया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। कि आखिर एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, मतलब एक सेल से ग्रुप होंगी, कुछ ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, जो कुछ केमिकल का सिक्रीशन करेंगी और डाइजेशन में हेल्प करेंगी। ठीक है। अब भैया ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब होती है जो एक्सटेंड करती है माउथ से लेके एनस तक। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, अ ट्यूब या अ लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब दैट extends from mouth to anus। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। बात समझ में आया। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग ट्यूब जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है उसे ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल को ही एक नाम और दिया जाता है, वैसे कई सारे नाम हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या इसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, GIT। ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, शॉर्ट में GIT बोलते हैं। भैया क्या ये पढ़ना है क्या, ये वाला आपको याद नहीं रखना है, ऐसे बता दिया कि भैया इसी को ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ये वाला तो इजी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब वो रास्ता जहां पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। बात समझ में आया, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भैया। आओ देखो जरा, अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे डायग्राम देखो NCERT का है, ठीक है।
यहां से माउथ से लेकर ये एनस तक जो एक पूरी ट्यूब है, ये पूरी ट्यूब, ठीक है, ये पूरी जो ट्यूब है यही क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। मतलब भैया क्या हमारा जो खाना होता है इसी ट्यूब से गुजरता है क्या? हाँ, हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, इसी एलिमेंट्री कैनाल से गुजरता है और उसका इसी में क्या होता है, डाइजेशन होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो जैसे भैया अब इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जैसे स्टमक वगैरह है, हमने पढ़ा है कि भैया जो खाने का डाइजेशन होता है स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो क्या वो इसी के पार्ट है क्या? हाँ, इसी के पार्ट है। और देखो जरा, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं भैया एलिमेंट्री कैनाल में? तो देखो, सबसे पहले तो हो गया आपका माउथ, माउथ, फिर माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, देन इसके बाद एसोफेगस, एसोफेगस को ही बोलते हैं फूड पाइप, एसोफेगस को ही क्या बोला जाता है, फूड पाइप। देन इसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये पार्ट्स होते हैं किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। तो भैया एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हो गए, बोलो जरा एक बार मेरे साथ बोलो। माउथ, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, सॉरी फेरिंक्स हो गया, देन इसके बाद एसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे पार्ट किसके हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कहां पर क्या क्या होता है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कहां पढ़ना है, माउथ, कहां पर, माउथ। ठीक है, अब माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या क्या होता है, टीथ होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये किसमें होती है, हमारे माउथ में। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे खाना खाया हमने, ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि हम लोगों में, ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप। तो कौन कौन सा भैया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो 5 स्टेप हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन होता है। और इंजेशन हम कहां से करते हैं, माउथ के थ्रू। किसके थ्रू, माउथ के थ्रू। ठीक है, तो माउथ में क्या होगा, जो माउथ होता है इसमें क्या होगा, इंजेशन ऑफ फूड। तो हमने क्या किया, इंजेशन किया, इंजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। ठीक है, अब माउथ के थ्रू हमने क्या किया, खाने को अंदर लिया, फूड का इंटेक किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो टीथ है और जो टंग है, टीथ और टंग के थ्रू हम क्या करेंगे, जो फूड है उसको क्रश करेंगे। क्या करेंगे, क्रश करेंगे। मैस्टिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन। ठीक है, तो भैया जो खाना है, खाने को हम टीथ और टंग की मदद से क्या करेंगे, क्रश करेंगे। कहोगे भैया टंग का काम क्रश में कहाँ होता है, लेकिन खाने को इधर उधर करने का काम किसका होता है, जीभ का ही तो होता है ना, टंग का ही तो होता है। दांत ऐसे ऐसे करते रहो, खाना ले लो, कभी देखना ऐसे ऐसे करते रहना,
फूड को इधर उधर घुमाओ ही ना, क्या उसका चिविंग होगी क्या? नहीं। तो टंग भी उसमें क्या करता है? हेल्प करता है, वो फूड को क्या करता रहता है? घुमाता रहता है, जिसके कारण सही से वहां पे क्या हो पाती है? चिविंग हो पाती है। तो आप क्या बोलोगे कि हमने क्या किया? माउथ की मदद से क्या किया? माउथ में फूड का इंटेक किया, उसके बाद टीथ और टंग की मदद से फूड को क्या किया? चीव किया। इसके अलावा जो स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या निकालती है? केमिकल निकालती है, जिसका नाम क्या है? सलाइवा। क्या है? सलाइवा। ठीक है। अब जो ये टीथ और टंग हैं, जब ये फूड को क्या कर रहे होते हैं? चिव कर रहे होते हैं, उसी दौरान जो सलाइवा है उसको उससे क्या कर रहे होते हैं? मिक्स भी करते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या होता है? चिविंग ऑफ फूड, चिविंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग इट विद सलाइवा। ठीक है। टू मेक फूड सॉफ्ट। ठीक है। तो टीथ और टंग की मदद से हम फूड को अचीव करते हैं और सलाइवा से इसको अच्छे से क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, ताकि जो फूड है क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। इसके अलावा जो सलाइवा है, सलाइवा में एक एंजाइम होती है, सलाइवा contains an enzyme। ठीक है। कौन सी है भैया? कौन सी है? सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज। इसी को टायलिन भी बोलते हैं, टायलिन। इस पे आप याद रखना, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट है, टायलिन। ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज का ही दूसरा नाम क्या होता है? टायलिन होता है। सलाइवरी एमाइलेज किस में होता है? सलाइवा में। सलाइवा किसने निकाला? सलाइवरी ग्लैंड ने। ठीक है। होती कहां पर है? माउथ में। ठीक है। तो भैया एंजाइम है, ठीक है, कहां पे निकल रही है? माउथ में निकल रही है। कहां पे? माउथ में। ठीक है। ये किसमें हेल्प करेगी? डाइजेशन में, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अभी जो केमिकल निकालेगी कहीं ना कहीं वो किसमें हेल्प करेगी? डाइजेशन में हेल्प करेगी। तो इसके अंदर क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? सॉरी, सलाइवरी एमाइलेज क्या होती है? एक एंजाइम होती है। बात समझ में आया? अब इस सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज partially digest starch in mouth। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या करती है? स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन करती है। स्टार्च का क्या करती है? पार्शियल। ठीक है। पार्शियल डाइजेशन करती है। पार्शियल मतलब अधूरा कह सकते हो या इनकम्प्लीट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इनकम्प्लीट कह सकते हो। ठीक है। भैया क्या करती है? जैसे याद नहीं रखना है, ये क्या करती है? स्टार्च को ये कन्वर्ट करती है माल्टोज में। माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करती है? माल्टोज में। कौन? सलाइवरी एमाइलेज। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है। क्या ये याद रखना है क्या? नहीं। ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, बट आपको ये याद रखना है कि जो सलाइवरी एमाइलेज है ये पार्शियली डाइजेस्ट करती है स्टार्च को। किसमें? कहां पे करती है? ये माउथ में करती है। किसमें करती है? हमें उस केमिकल से मतलब नहीं है, केमिकल यहां पे नहीं दिया गया है। ठीक है। ये हायर क्लासेस वगैरह में होता है। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सलाइवरी एमाइलेज का है। तो भैया क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिए? क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं किए हैं। अभी जो माल्टोज है इसको डाइजेस्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। अभी इसको और तोड़ा जाएगा, इसको और तोड़ करके किसमें फाइनली कन्वर्ट करेंगे? ग्लूकोज में। भैया कौन सी एंजाइम यूज होगी? तो माल्टेज यूज होती है, जो कि आगे होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन उसके आगे हमें पढ़ना है क्या कि भैया माल्टोज होता है, कौन सी एंजाइम ब्रेक करती है, हमें इससे मतलब नहीं है।
इतनी बात समझ में आई। तो देखो जरा माउथ में क्या हुआ, माउथ में हमने क्या किया, फूड का इंजेक्शन किया, टीथ और टंग की मदद से उसको हमने क्या किया, अचीव किया, थ्रूली मिक्स किया किससे, सलाइवा से, ठीक है, ताकि जो फूड है क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वहां पे एक एंजाइम पाई जाती है सलाइवरी अमाइलेज, और वो क्या कर सके, पार्सली स्टार्च का डाइजेशन कर सके, पार्सली क्या कर सके, स्टार्च का डाइजेशन कर सके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जरा, आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब यहां पे नेक्स्ट, यहां पे तो डाइजेशन हो गया, अच्छा यहीं पे दिया गया, यहां पे तो डाइजेशन हो गया। अब खाना कहां से गुजरेगा, एसोफेगस से। कहां पे गुजरेगा, एसोफेगस से। भैया आपने तो वहां पे फेरिंग्स भी बताया था, क्या बताया था, फेरिंग्स बताया था। हाँ, फेरिंग्स पाथवे में पड़ता है, जैसे ये है, ठीक है, हमने खाना खाया है, माउथ है, ठीक है, जस्ट यहाँ पे ये पीछे फेरिंग्स होता है, क्या होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है। चलो वहां पे कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एसोफेगस है, जो एसोफेगस है, यहां पर भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ठीक है। एसोफेगस में कोई डाइजेशन फूड का नहीं होगा। तो भैया इसका काम क्या होता है, किस लिए होता है, हटा दो इसको, जब डाइजेशन ही नहीं होना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कर क्या रहा है, ठीक है। तो भैया इसका काम होता है माउथ को स्टमक से क्या करना, कनेक्ट करना। जो माउथ है स्टमक में खाना भेजेगा कैसे, स्टमक में डाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो जरा यहां पर डायग्राम में चेक करो, देखो जरा, ये माउथ है, यहां पर क्या है, स्टमक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किसने किया है, फूड पाइप में, फूड पाइप ने, ठीक है। तो इसका फूड पाइप का काम क्या होगा, माउथ से फूड को ट्रांसफर करना कहां तक, स्टमक तक। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं, यहां पे डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू माउथ टू कहां तक भैया, स्टमक तक, कहां तक, स्टमक तक। बात समझ में आई, ठीक है, कि जो एसोफेगस होगा इसका काम होगा खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाना। बात समझ में आई, कोई डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। एसोफेगस को ये क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, एसोफेगस भी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टमक। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टमक। आओ देखो जरा, खाना अब कहां पे आ चुका है, स्टमक में आ चुका है, ठीक है। अब बताओ जरा, माउथ में किसका किसका डाइजेशन हुआ, माउथ में केवल और केवल, याद रखना, स्टार्च का डाइजेशन होता है। माउथ में केवल और केवल किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का। क्या प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, क्या फैट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि फूड में प्रेजेंट कौन सा केमिकल है जिसका सबसे पहले डाइजेशन होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, या बोलो स्टार्च का। बात समझ में आया, और कहां पर होता है, तो माउथ में होता है। तो माउथ में केवल और केवल स्टार्च का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन वहां पर नहीं हुआ। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो, जैसे जो स्टमक है, स्टमक में पाई जाती है ग्लैंड जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में क्या होती है, ग्लैंड होती है, नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है, अभी पीछे पढ़ा के आए, गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करेगी, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगी। अभी जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में कुछ केमिकल्स होते हैं, 3 केमिकल्स हैं। कौन कौन से हैं भैया, गैस्ट्रिक जूस में वो तीनों केमिकल्स कौन कौन से हैं, देखो जरा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अलावा म्यूकस।
पेप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसके अलावा म्यूकस। ये 3 केमिकल किस में होते हैं भैया? गैस्ट्रिक जूस में। निकाला किसने? गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। कहां पर प्रेजेंट है? स्टमक में। तो स्टमक में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में 3 केमिकल होते हैं, एक है पेप्सिन, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है म्यूकस। ठीक है भैया, पेप्सिन क्या होती है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, एंजाइम। और इसका काम क्या होगा? इट, नीचे लिख देते हैं, इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक। बात समझ में आया? तो जो पेप्सिन है ये क्या करेगी? डाइजेस्ट करेगी किसको? प्रोटीन को। कहां पर? स्टमक में। ठीक है, याद रखोगे? बोलो जरा कि पेप्सिन क्या होती है भैया? एक एंजाइम होती है जो प्रोटीन का डाइजेशन करती है। किसका डाइजेशन करती है? प्रोटीन का। क्या भैया कंप्लीट डाइजेशन करती है क्या? अभी सलाइवरी एमाइलेज जो थी वो पार्शियल डाइजेशन कर रही थी, क्या ये कंप्लीट डाइजेशन करती है? नहीं, ये पार्शियल डाइजेशन करती है। कैसे डाइजेस्ट करती है? पार्शियली, मतलब इनकम्प्लीट डाइजेशन यहां पर भी होता है किसका? प्रोटीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट है भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भैया इसमें तो एसिड लगा है, क्या ये एसिड है क्या? हाँ भैया वही एसिड है, HCl। तो भैया यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे हमारे अंदर क्या कर रही है भैया? ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर HCl का सिक्रीशन ना हो हमारे स्टमक में तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन का डाइजेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है? इट helps in the digestion of protein in stomach। ठीक है, ये पहला काम हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? ये क्या करती है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो अभी तो कह रहे थे भैया प्रोटीन के डाइजेशन ये करती है। ठीक है भैया, यहां पे देखो हेल्प है, क्या दिया गया है? हेल्प दिया गया है, इसका ध्यान दो आप। हमने ये नहीं कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है, हमने ये कहा कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। डाइजेशन तो ये करेगी, डाइजेशन तो पेप्सिन करेगी, लेकिन हेल्प कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भैया कैसे हेल्प करती है? होता क्या है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रिलीज करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पेप्सिन रिलीज करती है, तो ये पेप्सिन ग्लैंड होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड डायरेक्टली पेप्सिन नहीं रिलीज करती है, ये इसको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करती है, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है क्या? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। ठीक है, और अगर किसी केमिकल के नाम के लास्ट में जेन लगा है, किसी केमिकल के नाम के लास्ट में जेन लगा है या स्टार्ट में प्रो लगा है, ठीक है, तो वो इनएक्टिव होती है। तो भैया ये क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। और अगर कोई भी चीज इनएक्टिव है तो बताओ क्या वो फंक्शन करेगी क्या? कोई मतलब अगर कोई भी चीज इनएक्टिव है तो वो फंक्शन नहीं करेगी। पहले उसे क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसी एक्टिवेशन का तो काम, मतलब यही जो एक्टिवेशन है किसका काम होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करती है? पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। अगर याद कर सकते हो तो इसको याद कर लो, अदरवाइज इतना कर लो बहुत है। बात समझ में आया? वहां पे इनएक्टिव पेप्सिनोजेन ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट दिया है मतलब यही है इसका। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है? एक ही है। अगर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट ना हो तो बताओ क्या पेप्सिन काम कर पाएगा क्या? नहीं, ये एक्टिव फॉर्म होता है। और ये कैसा फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है। और इसको एक्टिवेट करने का काम किसका है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो डाइजेशन में हेल्प की कि नहीं की ना? तो आप कह सकते हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हेल्प करती है किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में। कहां पर? स्टमक में। ठीक, इसके अलावा इसका एक काम और है जो आपको याद रखना है, एक काम और याद रखना है। इट किल्स
germs present in food। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो काम याद रखना, पहला प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करना, डाइजेशन नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूं, डाइजेशन नहीं करना, डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है, और दूसरा जर्म्स को किल करना जो कि खाने में अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, म्यूकस। नेक्स्ट कौन सा भैया, म्यूकस है। गैस्ट्रिक जूस में 3 केमिकल थे, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन सा, म्यूकस। तो पेप्सिन का काम तो हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या करती है, प्रोटीन का डाइजेशन करती है स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करती है प्रोटीन के डाइजेशन में, इसके अलावा जर्म्स को किल करती है। अब भैया म्यूकस का काम क्या है। अब भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक में नियरली, जो कि चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, आपको वो याद रखना है। ठीक है, 1.2 pH वहां पर होता है, किसका, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.2 होता है। ठीक है, तो वैसे तो 1.5, 1.6, 1.8 भी कुछ बुक्स लिखती हैं। ठीक है, आपको अपने सिलेबस में जो याद रखना है वो कितना pH होता है गैस्ट्रिक जूस का, 1.2 होता है। कहां पर दिया गया है भैया, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। तो भैया ये किसका मतलब हमें याद रखना पड़ेगा, हाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो pH होता है वो कितना होता है, 1.2 होता है। अब जरा सोचो 1.2 का pH हमारे स्टमक में, अगर अपना हाथ डाल दो ना स्टमक में, भूल जाओ दोबारा मिलेगा आपको। ठीक है, अगर डाल देंगे तो ये पूरी स्किन क्या कर जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है, जो चेहरे पे एसिड फेंकते हैं उससे भी खतरनाक होती है। तो भैया हमारा स्टमक बचता कैसे है, फिर हमारा स्टमक कैसे बच जाता है इसके प्रभाव से। ठीक है, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, हमारे स्टमक में म्यूकस होता है। तो भैया म्यूकस करता क्या है, ये क्या करता है, जो हमारा स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग पे कोटेड होता है और उसको बचाता है किससे, HCl के इफेक्ट से। तो क्या लिख सकते हैं, इट प्रोटेक्ट दी inner lining of stomach from the effect of HCl। ठीक है, तो जो म्यूकस होता है ये स्टमक की इनर लाइनिंग को म्यूकस क्या बोलते हैं, HCl के इफेक्ट से बचाता है। बात समझ में आया। तो इतना पढ़ना है हमें कहां पर, स्टमक में। ठीक है, तो आप क्या बताओगे भैया, जो स्टमक है स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एक केमिकल निकालती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 केमिकल होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन के डाइजेशन में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है, और अगर खाने में जम्स वगैरह अवेलेबल है तो उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। इसके अलावा जो म्यूकस होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग याद रखना, अंदर वाली वॉल। ठीक है, तो स्टमक की अंदर वाली वॉल को HCl से बचाने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। ठीक है, जैसे देखना यहां पर डायग्राम है, जैसे ये स्टमक दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये जो अंदर वाली लाइनिंग है, ये पूरी लाइनिंग ये किसके द्वारा कोटेड होती है, म्यूकस के द्वारा कोटेड होती है। मान लो ये वाला कलर हो गया म्यूकस, ये येलो कलर से म्यूकस बना दे रहे हैं। ये अंदर वाली वॉल पे ऐसे ये कोटेड होती है ऐसे। अब ये जो म्यूकस की कोटिंग है ये क्या, HCl यहां पर है, HCl यहीं पे रिलीज किया जाता है। अब बताओ क्या HCl इस वॉल के कांटेक्ट में आ पाएगा क्या, HCl जो है इस वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। किसके कारण नहीं आ पाएगा, कौन रोक रहा है इसको, म्यूकस रोक रहा है। बात समझ में आया। इस प्रकार क्या करता है, जो म्यूकस है इनर लाइनिंग को स्टमक के HCl के इफेक्ट से क्या करता है, बचाता है। बात समझ में आया। इस तरीके से डाइजेशन हो गया कहां पर, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक में किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। ठीक, तो लिख ले क्या, इन स्टमक ओनली डाइजेशन of protein takes place।
बात समझ में आया। और यहाँ पे एंजाइम कौन सी थी? पेप्सिन थी। कौन सी एंजाइम थी? पेप्सिन, जो कि क्या करती है? प्रोटीन का डाइजेशन करती है। ठीक, चलो भैया, अब खाना कहाँ पर गुजरेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक तक तो काम हो गया। अब किसका काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। किसका भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, नाम तो स्मॉल है, ठीक है, होता नहीं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है, नाम में तो स्मॉल लगा है, लेकिन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ, इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वो जगह होती है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। इट इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भैया जैसे स्टार्च, इसके अलावा प्रोटीन एंड फैट। यहां से डायरेक्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, या बोल दो, आप पूछ सकते हैं वहां पर एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, the small intestine is the site for complete digestion of carbohydrate, protein and fat। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह होती है जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, अब जो लिवर और पैनक्रियाज होती है, लिवर और पैनक्रियाज, ठीक है, वो अपना सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डालती हैं। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन receives bile juice from liver, bile juice from liver and pancreatic juice from pancreas। इतनी बात समझ में आया। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बाइल जूस कहाँ से लेती है? लिवर से। इसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से लेती है? पैनक्रियाज से, ठीक, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से, इसके अलावा बाइल जूस लिवर से ये रिसीव करती है, ठीक है। अब बाइल जूस का काम क्या है और पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, पहले हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो लिवर क्या होता है भैया? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लिवर क्या होता है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या करता है? सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। अब जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में एक सॉल्ट होता है। बाइल जूस contains bile salt which helps in emulsification of
फैट। ठीक है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट होता है। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट जो करता क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। भैया फैट का इमल्सिफिकेशन होता क्या है? देखो जरा, जैसे जो हम खाना खाते हैं, जब हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं, खाने में जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े ऐसे समझो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है। ऐसे, ठीक है। अब इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स पे एंजाइम्स काम नहीं कर पाती हैं। जो एंजाइम्स होती हैं इन बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स पे काम नहीं कर पाती, तो भैया इनके पीसेस करने होते हैं, छोटे छोटे इनके क्या करने होते हैं? पीसेस करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको ऐसे ब्रेक किया जाएगा, इनके टुकड़े किए जाएंगे ऐसे। ओ नो, ऐसे ब्रेक कर दिया गया, तो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे, यही क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यही क्या है? इमल्सिफिकेशन। तो इनको छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्या थे? लार्ज ग्लोब्यूल्स थे, किसके? फैट के। लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट। ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्ट हो गए इसके फैट के और ये बड़े बड़े थे। ठीक है, यही जो प्रोसेस है यही इमल्सिफिकेशन है। यही क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। और ये करता कौन है? बाइल सॉल्ट करता है, बाइल सॉल्ट करता है। तो इमल्सिफिकेशन क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट into स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, ग्लोब्यूल्स with the help of bile salt is called emulsification of फैट। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तो कन्वर्जन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है भैया? जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन। हम ये क्यों करते हैं? हमें इमल्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम्स होती हैं वो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को ब्रेक नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें लिखना हो why do we need to emulsify फैट, तो बताओ क्या आंसर लिखेंगे? क्वेश्चन हो गया कि हमें इमल्सिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है, तो आंसर क्या करोगे बताओ जरा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हो कि हमें इमल्सिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। वैसे हमने वहां पे बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब जो लिवर है, लिवर ने क्या निकाला? बाइल जूस निकाला। इसमें बाइल सॉल्ट है, किसमें हेल्प किया? इमल्सिफिकेशन में हेल्प किया। क्या भैया केवल इमल्सिफिकेशन ही इसका काम होता है क्या? नहीं, इसका और भी काम होता है। तो क्या क्या काम होता है? तो देखो जरा, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, फंक्शन ऑफ बाइल
जूस। पहला, इट इमल्सिफाई फैट, ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। दूसरा, इट क्रिएट्स एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब कह सकते हो बेसिक, कह सकते हो आप, एल्कलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आया? तो दो काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और दूसरा एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना, कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एल्कलाइन मीडियम कहने का मतलब बेसिक मीडियम, ठीक है। और एल्कलाइन मीडियम जो होता है ये नेसेसरी होता है फूड के डाइजेशन के लिए, कहां पर? इंटेस्टाइन में। इट इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन of food in small intestine, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड को डाइजेस्ट करना है तो वहां पे मीडियम कैसा होना चाहिए? एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये खाने को रिसीव कहां से करता है? स्टमक से करता है। तो स्टमक में कैसा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। स्टमक में जो खाना होता है उसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उससे मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब वही खाना तो आगे कहां पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होती हैं वो बेसिक मीडियम पे काम करती हैं। किस मीडियम पे काम करती हैं? बेसिक मीडियम पे काम करती हैं। बताओ, एसिडिक फूड है और एसिडिक फूड पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे मीडियम कैसा करना पड़ेगा? बेसिक करना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? बाइल जूस करते हैं। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया गया उतना ही पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। तो जो बाइल जूस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसके कारण फूड का वहां पर क्या होता है? डाइजेशन होता है। बात समझ में आए? तो बाइल जूस के कितने काम? दो। पहला, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और दूसरा, क्रिएटिंग एल्कलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। चलो, तो इतना हो गया किसके बारे में? बाइल जूस के बारे में। एक पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट और याद रखना, नोट कर लो कि बाइल जूस जो होता है ये स्टोर होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर में। ये लिख लेना, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। इसके अलावा बनता कहां पर है? बनता कहां पर है? जो बाइल जूस है, वाइल इट इज फॉर्म्ड इन कहां पर? लीवर में। तो जो बाइल है बनता तो लीवर में है बट स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर वाइल स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। फंक्शन क्या हो गया भैया? बाइल जूस का फंक्शन क्या हो गया? फैट का एमल्सिफिकेशन और एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना। बस इससे ज्यादा लीवर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा कि मतलब जो लीवर है वो बाइल जूस निकालता है और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इसके दो काम हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन और दूसरा एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना। और इमल्सिफिकेशन क्या होता है भैया? कि जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक। चलो भैया, अब बात कर लेते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। किसके बारे में? पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। तो पैनक्रियाज क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में हमें याद रखना है दो एंजाइम्स होती हैं, होती कई सारी हैं, होती कई सारी है, हमें दो याद रखना है, दो से ज़्यादा याद नहीं रखना है, पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। होती कई सारी हैं, एक याद रखना है आपको ट्रिप्सिन,
contains एंजाइम। ठीक है, हमें दो एंजाइम याद रखना है, बता रहे भैया निकालते तो कई सारे हैं, होती तो कई सारी है, बट दो याद रखना है, दो से ज़्यादा याद नहीं रखना, जितना बता रहा हूं उतना कर लेना। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है ट्रिप्सिन और दूसरी होती है लाइपेज। कौन कौन सा? एक होती है ट्रिप्सिन और दूसरी होती है लाइपेज। इन दोनों के अलावा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस होती है जो, इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। दो एंजाइम हमें याद रखना है, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज। तो जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है ये बनाता कौन है? पैंक्रियाज। कौन बनाता है? पैंक्रियाज। अब इनका काम क्या है? काम क्या है ये देखो, काम देखो जरा। इट पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है ये क्या करती है? पार्शियली डाइजेस्ट करती है किसको? प्रोटीन को। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। भैया इसी से मिलता जुलता एक नाम तो और है, पेप्सिन। तो जो पेप्सिन होती है वो भी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करती है, बट वो करती है स्टमक में। और जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करती है, बट ये करती कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर दोनों में पेप्सिन और ट्रिप्सिन में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो जो पेप्सिन होती है इट डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, वाइल ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेप्सिन होती है उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए डाइजेशन के लिए, जबकि जो ट्रिप्सिन है इसको एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम चाहिए। किसके लिए? डाइजेशन के लिए। ठीक है, चलो तो ट्रिप्सिन हो गया। भैया लाइपेज का काम क्या होता है? फैट का डाइजेशन करना। इट डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, वो फैट जिसका इमल्सिफिकेशन बाइल जूस ने कर दिया है उसको आगे डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लाइपेज का होता है। किसका होता है? लाइपेज का। तो लाइपेज का काम क्या है? इमल्सिफाइड फैट को क्या करना? डाइजेस्ट करना। कहां पर? ये भी काम कहां करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि रिलीज वहीं हो रहा है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि जो लाइपेज है और जो ट्रिप्सिन है रिलीज तो इसने किया, बट ये जाएगा कहां पर? काम कहां करेगा? ये काम कहां करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर फॉर्म्ड बाय पैंक्रियाज बट इट वर्क्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लिख लो जरा, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज are secreted by pancreas, but works in small intestine। याद रखोगे इतना? बोलो जरा भैया, बोलो बोलो बोलो। याद रखोगे कि जो ट्रिप्सिन है और लाइपेज है निकाला किसने? पैंक्रियाज ने। लेकिन ये काम कहां पर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करेगा? जो ट्रिप्सिन है प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज किसका? इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन। बात समझ में आ गई? आओ भैया फिर से आते हैं, दोबारा बैक आते हैं किसमें? हम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये काम हो गया, लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। कंप्लीट डाइजेशन का डाइजेशन की क्या होती है? साइट होती है। इसके अलावा बाइल जूस रिसीव करती है लिवर से, पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करती है किससे? पैंक्रियाज से। ठीक है, और हमने पैंक्रियाटिक जूस और इसके अलावा बाइल जूस के काम पढ़ लिए। बाइल जूस का काम इमल्सिफिकेशन करना, इसके अलावा एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? इसमें दो एंजाइम हमें पढ़नी है। दो एंजाइम होती है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, इसके अलावा जो लाइपेज होता है वो फैट का डाइजेशन। क्या भैया कंप्लीट करते हैं क्या? नहीं, दोनों पार्शियल करते हैं। ठीक, इसके अलावा
जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल intestine releases intestinal juice, which finally digest carbohydrate into glucose, protein into amino acid, fat into fatty acid and ग्लिसरॉल। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होती हैं वो इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगी और इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का फाइनल डाइजेशन कर देती हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जब कंप्लीट डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट या आप बोल सकते हो स्टार्च, जब इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है तो ये फॉर्म करता है क्या? ग्लूकोज। ठीक है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो बनता है अमाइनो एसिड, और फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो फॉर्म होता है फैटी एसिड, और दूसरा ग्लिसरॉल। ठीक है, ये याद रखना आप। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा, अमाइनो एसिड बनेगा। फैट का कंप्लीट डाइजेशन होगा, क्या बनेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये काम कहाँ पर होता है? ये काम कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लिख सकते हैं फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट, फाइनल डाइजेशन प्रोडक्ट। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का जब कंप्लीट डाइजेशन हुआ तो ग्लूकोज, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड, फैट का कंप्लीट डाइजेशन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये सारी चीजें कहां पर होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। कहां पर होती है भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब खाने का डाइजेशन हो चुका है। खाने का क्या हो चुका है? डाइजेशन हो चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? खाने का एब्जॉर्प्शन। खाने का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वहां पर तो डाइजेशन हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं है। इन लार्ज इंटेस्टाइन no digestion of food takes place, no digestion of food takes place। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक जगह और डाइजेशन नहीं हुआ था। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो प्लेस हमें याद रखनी है जहां पर डाइजेशन नहीं होता है। एक होता है एसोफेगस, दूसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो याद रख लो, इसको नोट करके लिख लेना। इन एलिमेंट्री कैनाल
in alimentary canal, digestion of food not occur in esophagus and large intestine। ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में लार्ज इंटेस्टाइन और एसोफेगस में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। एसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ये याद रख लेना। ठीक है, ये पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस या डाइजेशन डज नॉट अकर्स। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, वहां पे या तो एसोफेगस दिया होगा या तो लार्ज इंटेस्टाइन दिया गया होगा। ठीक है, चलो और देखो अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन के बारे में। किसके बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो जो फूड होता है, फूड का मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का मेन डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में और मेन एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन is the major site for absorption of food, absorption of digested food। जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए मेन साइट कौन सा होता है, बोलो जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखना है पॉइंट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है ऐसे, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। क्या होते हैं भैया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं भैया, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये है क्या, ये विलाई होती है। तो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है, जो विलाई होती है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। विलाई इंक्रीजेस, विलाई, एक मिनट, विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो जो विलाई होती है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है जिसके कारण फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो जो विलाई होती है प्रेजेंट कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या क्या बोलोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्टेन्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब एक चीज याद रखना, जो विलाई होती है विलाई के अंदर ब्लड वेसल का काफी नेटवर्क होता है। विलाई इज सप्लाइड with a rich network of capillaries। यहां पर कैपिलरीज का बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो करके जो फूड है वो किस में जा सके, ब्लड में जा सके। इतनी बात समझ में आया। तो आप कह सकते हो कि विलाई इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज
so that digested food can be easily transported to the body। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या याद रखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका नाम क्या होता है, विलाई होता है। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, किसके लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा जो विलाई होती है यहाँ पर क्या होता है, रिच नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, और कैपिलरीज के ही थ्रू तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये खत्म हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जो डाइजेस्टेड फूड है। इसके बाद जो फूड है वो कहां पर मूव कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर तो हमने बता दिया डाइजेशन नहीं होता है। एक चीज याद रखना, यहां पर होता है एब्जॉर्प्शन फूड का, ओ सॉरी वाटर का, इन लार्ज इंटेस्टाइन food sorry absorption of only water takes place। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। किसका, वाटर का। इतना याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो फूड है ये आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है रेक्टम में। ठीक है, कहां पर, रेक्टम में। द फूड इज द अनडाइजेस्टेड फूड इज देन मूव्ड टू रेक्टम। रेक्टम from where it is released out through एनस। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है रेक्टम, वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पर कुछ समय तक के लिए रहेगा, उसके बाद एनस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एनस के पास पाया जाता है एक स्पिंक्टर, मूवमेंट of या release of undigested food through anus is guided by anal स्पिंक्टर। ठीक है, एनस में पाया जाता है एनल स्पिंक्टर। ठीक है, क्या पाया जाता है, एनल स्पिंक्टर। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो कि एनस में क्या होता है, दरवाजे टाइप का होता है। जब ये ओपन होता है तभी क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर होगा। ठीक है, जब ये बंद रहेगा तो क्या फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है क्या वो बाहर आएगा, क्या नहीं। जिसी को उसी अनडाइजेस्टेड फूड को हम फीकल मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीकल मैटर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसी को क्या बोलते हो भैया, फीकल मैटर। ठीक है, तो फीकल मैटर जो है ये एनएस के थ्रू बाहर आएगा जब, ठीक है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, एनल स्पिंक्टर करता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो अब एक आध दो पॉइंट है और चीज उसको याद रख लो, बाकी क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, अब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स में एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है, फूड को आगे पुश करता है। इन और एलिमेंट्री कैनाल फूड इज transported
by the movement of the muscles called कौन सा मूवमेंट भैया? पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट, पेरिस्टाइलिटिक मूवमेंट। इतना याद रखोगे? बोलो जरा। चलो, इसके अलावा एक दो पॉइंट और। यहां से देखते हैं। जब खाना एसोफेगस से स्टमक में जाता है, जब खाना एसोफेगस से स्टमक में जाता है तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक इज गार्डेड बाय एन स्फिंक्टर या कंट्रोल्ड बाय एन स्फिंक्टर। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड गुजरता है तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है। क्या होता है? स्फिंक्टर होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, एक दो पॉइंट और छूट गया है। चलो इसको देख लो जरा। जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। ठीक है, तो जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स की तुलना में हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। क्यों? बिकॉज herbivores eat plants and their product which contain cellulose। which is not easy to digest। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? इसके अलावा जो कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स हैव small intestine than herbivore because they eat meat। which is easy to digest। ठीक है, वैसे तो मीट को पचाने में समय लगता है, मीट को पचाने में क्या लगता है? समय लगता है, बट आपको यही आंसर लिखना है कि हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है कार्निवोर की तुलना में, क्योंकि वो प्लांट और प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, उसका डाइजेशन मुश्किल होता है, वो समय लगता है उसमें। और जो कार्निवोर होते हैं इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, और मीट को पचाना थोड़ा ईजी होता है।
बात समझ में आया? तो ये खत्म हो गया पूरा डाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन में आखिर डाइजेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है भैया, रेस्पिरेशन टॉपिक है। रेस्पिरेशन टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।